जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 2025 से 26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और उस हवाले से मेजर अपडेट्स हैं और बाबर आजम और रिजवान के हवाले से मेजर अपडेट्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो इस टाइम हाल चल रहा है, थ्रू आउट एशिया कप से लेके थ्रू आउट ट्राई सीरीज से देख लें, जो पाकिस्तान के लिए जो उतार चढ़ाव या बाबर आजम और रिजवान की कैरियर का उतार चढ़ाव है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा बड़े फैसले लिए हैं कि बाबर आजम और रिजवान को ट्राई नेशन सीरीज़, फिर उसके बाद थ्रू आउट एशिया कप के स्क्वाड से बाहर किया और थ्रू आउट अब तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से भी बाहर कर दिया है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये फ्लॉज पाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यार मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि बाबर आजम और रिजवान पीसीबी के इन फैसलों से खुश नहीं होंगे। लेकिन रिजवान ने एक ट्वीट ज़रूर किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, लेकिन थ्रू आउट बाबर आजम ने वो भी नहीं किया। और इससे बड़ी अपडेट किया है कि बाबर आजम आज, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज वो वेस्ट इंडीज़ यानी कि अमेरिका से यहाँ पहुँचे हैं लाहौर में। वो वेस्ट इंडीज़ सॉरी वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई सीरीज़ के बाद वो थ्रू आउट वहाँ पे अमेरिका में रुक गए थे और अब वहाँ पे कुछ दिन गुजारने के बाद आज लाहौर पहुँच गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया कि उन्होंने टीम को कोई कहा हो कि मुबारकबाद दी हो या उनके सिलेक्शन के बारे में उन्होंने कोई बात की हो। थ्रू आउट बाबर आजम ने ऐसी कोई बात नहीं की है और रिजवान ने फिर भी ट्वीट करके पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद दी है और मूव फॉरवर्ड आगे उन्होंने नए ख्वाहिशात का इजहार किया है एशिया कप के लिए। तो ये आज की थ्रू आउट ये खबरें थी जो आप तक पहुंचानी थी। इसके अलावा जो मेजर अपडेट है वो आप तक अब शेयर करने जा रहा हूँ, वो है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने हर साल ये अनाउंस किया जाता है, थ्रू आउट इसी अगस्त के महीने में ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखें तो एक थोड़ा कोई 10-15 दिन पहले आ जाता है, लेकिन आज थोड़ा लेट आया। और थ्रू आउट अगर इसके ऊपर नज़र डाली जाए तो एक कैटेगरी नहीं है, एक कैटेगरी ही नहीं रखी गई। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे रहूँगा ताकि आप लोग ज़रा इधर उधर ना जाएं। आपको मेन जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर ही बात करते हैं। अच्छा, अब एक कैटेगरी इसमें नहीं है। अब ये सारी स्नैरियो क्यों हो रहा है ये मैं आपके साथ आगे जाके बात करता हूँ। अब जो कैटेगरी बी, सी और डी है, इसमें रिस्पेक्टिवली इन्होंने जो है 10-10 प्लेयर्स को रिटेन किया है। अब जो 10-10 प्लेयर्स हैं वो बड़े नाम है और उसमें अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा नए लड़के हैं वो भी ऐड किए गए हैं। लेकिन थ्रू आउट अगर देखी जाए तो ये एक कैटेगरी जो ख़त्म की गई है वो सिर्फ एक प्लेयर के लिए ख़त्म की गई है, वो आप सबको अंदाज़ा है, वो बाबर आजम के लिए ख़त्म की गई है। बाबर आजम को बी कैटेगरी में लेके आना था, तो इस वजह से उन्होंने एक कैटेगरी को उड़ा के रख दी है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपकी जो थ्रू आउट अगर बाबर आजम को बी में करते और फिर आप बाकी प्लेयर्स को अगर ए में लेके जाते तो वो ज़रा अवाम ने भी पसंद नहीं करना था। और शायद कुछ ऐसे अभी भी बाबर आजम के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं पीसीबी के अंदर, तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं करना था। इस वजह से उन्होंने एक कैटेगरी को ख़त्म कर दिया। अब जो बी कैटेगरी में है उसमें बाबर आजम भी मौजूद है, रिजवान भी मौजूद है, थ्रू आउट सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के करंटली अगर देखें तो T20 के कैप्टन है, और ओडीआई के रिजवान है, और थ्रू आउट आपके शान मसूद को नहीं आपने दी। अगर आपके अभी वो टेस्ट कैप्टन तो ज़रूर हैं, लेकिन आपने अगर उनको आगे रिटेन नहीं करना तो आप उसको एटलीस्ट सी कैटेगरी तो दें, आपने उसको बिल्कुल ही डी में फेंक दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा बीच में कंसर्न्स भी हैं, लेकिन हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर ही बात करते रहेंगे। अब मैं ज़रा आता हूँ, ज़रा आपको बी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उसका नाम लेके और फिर थ्रू आउट आगे हम बात करेंगे इसको डिटेल से। इब्रार अहमद को रिटेन किया गया, बाबर आजम को यहाँ पे शामिल किया गया कैटेगरी बी में। फिर उसके अलावा फ़खर जमान आपको बी में नज़र आएंगे, हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद रिजवान है, सैम अयूब है, सलमान अली आ गए। फिर उसके अलावा शादाब खान है और शाहीन शाह अफरीदी हैं। ये आपके 10 प्लेयर्स हैं जो बी कैटेगरी में हैं। अब शादाब खान भी बी कैटेगरी में आ गए, इनको प्रमोशन मिली है, सी से ये बी में चले गए हैं। हारिस रऊफ़ भी सी से बी में चले गए हैं। अभी वो मैं आगे जाके प्लेयर्स के ऊपर बात करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कैटेगरीज आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फिर अब कैटेगरी सी में देख लेते हैं तो अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़हीम अशरफ हैं, हसन नवाज़ हैं। फिर उसके अलावा मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, नसीम शाह हैं। फिर उसके अलावा नुमान अली हैं, साहिबजादा फ़रहान है, साजिद खान है, साउ शकील हैं। तो ये आपके कैटेगरी सी के प्लेयर्स हैं। अगर इसमें देखें तो बी कैटेगरी में नसीम शाह थे, नसीम शाह बी से अब सी में आ गए अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से। तो ये आपके सामने है। फिर उसके बाद कैटेगरी डी में देखते हैं तो अहमद दानियाल हैं, हुसैन तलत हैं, खुरम शहजाद हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद अब्बास हैं। फिर उसके अलावा आपके मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर है, सलमान मिर्ज़ा को शामिल किया गया। मैं कहता हूँ कि इनक्रेडिबल है कि उनको अब शामिल किया गया। थ्रू आउट इंशाल्लाह इनके प्रमोशंस होती रहेंगी अब, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं। और मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर की कैटेगरी के प्लेयर्स हैं
जो ये ऊपर इंशाल्लाह आपको टॉप कैटेगरीज में अब नज़र आने वाले इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो उसके बाद शान मसूद हैं और सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम को भी बेस्ट करना पड़ेगा अगर उन्होंने अपनी कैटेगरी अपडेट करवानी है तो ये आपके 10 प्लेयर्स हैं जो कि 30 लड़कों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जारी किया गया तो आपके सामने यानी कि इसमें अगर देखें तो आपकी जो सैलरीज हैं वो भी अब बढ़ाई गई हैं। जो कैटेगरी बी की है उसकी 45 लाख ही रखी गई है, उसकी 45 लाख ही रखी गई है क्योंकि एक कैटेगरी ख़त्म की है तो उस वजह से बी की कैटेगरी की जो सैलरी है वो 45 लाख ही रखी गई है। और उसके बाद थ्रू आउट आगे मैं रिस्पेक्टिवली आपको बता भी देता हूँ कि जो आपकी सैलरीज हैं वो क्या है। जो कैटेगरी बी है वो 45,52,000। फिर उसके बाद जो कैटेगरी सी की जो सैलरी है वो 20,35,000 होगी। कैटेगरी डी की जो सैलरी है 12,68,000 रुपये होगी। और फिर एक टेस्ट मैच खेलने का 12 लाख रुपया मिलेगा, 57,000, 1 लाख यानी कि 12,57,000 ये मिल जाएगा एक टेस्ट मैच खेलने का। फिर एक ओडीआई मैच खेलने की जो फीस होगी वो 6,44,000 होगी। और एक T20I मैच खेलने की 4,18,000 रुपया ये अलहदा से मिलेगा। ये सैलरी में नहीं है, ये सैलरी से हट के है, जो भी आगे खेलता है ऑन द डे उसको ये अलाउंस मिलता है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं जो कैटेगरीज में देखें तो पीसीबी हैज़ प्रोमोटेड हारिस रऊफ, अबरार, फिर सलमान अली आगा, शादाब खान एंड साइम अयूब, ये इन्होंने प्रमोट किया कैटेगरी बी से बी में फॉर गुड परफॉर्मेंसेस। अब मैं जो बीच में गुड परफॉर्मेंसेस का ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ये है कि मेरे पास कुछ स्टैट्स ऐसे हैं जो आप लोग सुनेंगे भी तो आपको भी हैरानगी होगी कि कौन सी अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं जिसकी वजह से ये कैटेगरीज अलाट की गई हैं। अब मेरे सामने एक शदाब की मिसाल है। शदाब साहब ने पिछले अगर देखें तो सिंस 1 जनवरी 2024 के मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने तब से जो मैचेस खेले हैं पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने खेले हैं जिसमें 20 मैचेस उन्होंने टोटल खेले हैं और सिर्फ उनकी 8 विकेटें हैं, सिर्फ उनकी 8 विकेट्स हैं। और जो उनके इकॉनमी है 9.5 की इकॉनमी है, 53.6 की बॉलिंग एवरेज है। और उन्होंने जो रन्स बनाए हैं बल्ले के साथ 223 सिर्फ रन बनाए 2024 से लेके 2025 तक। बीच में अब इंजरी की वजह से बाहर भी हो गए हुए हैं तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 15.9 की बैटिंग एवरेज है, 147 का स्ट्राइक रेट है। फिर पाकिस्तान वॉन 2 सीरीज ड्यूरिंग हिज प्रेजेंस, जो उन्होंने अपनी प्रेजेंस में 2 सीरीज़ जीती हैं जिसमें आयरलैंड की और बांग्लादेश की है। और उन्होंने इसके अलावा ओनली T20I खेला है, 9 ODI और 9 टेस्ट मैच, और सिर्फ उन्होंने T20I मैचेस खेले हैं जो आपकी ये एवरेज में बता रहा हूँ। इसके अलावा ये जो आपकी सारी कैटेगरीज हैं ये सारी अलाउटिंग हैं। अब जो मेन चीज़ है कि इन सब को आपने रिवॉर्ड तो कर दिया है। अब जो आपके इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो कि 2025 वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल थे उनमें से किन किन प्लेयर को ड्रॉप किया गया। आप नाम सुनेंगे तो मेरी तरह आप भी शॉक्ड होंगे कि किन किन को बाहर किया गया। कामरान गुलाम को बाहर कर दिया, फिर उसके बाद आपके मीर हमज़ा को बाहर कर दिया, हुरैरा को बाहर कर दिया, आमिर जमाल को बाहर कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। और आल्सो इन्होंने हसीबुल्ला का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, इरफान खान न्याजी का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया। यानी कि तकरीबन 5 से 6 खिलाड़ी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इस साल ले लिया। और इसके एड ऑन जो आपने किए हैं 5 से 6 खिलाड़ी आपने नए लड़के अब ऐड कर लिए। तो अब ना हसीबुल्ला ने कोई मैच खेला पूरा साल, ना आपके आमिर जमाल ने खेला, ना आपके वो जो आपके हुरैरा हैं उन्होंने खेला। कामरान गुलाम, मीर हमज़ा टेस्ट मैच वगैरह खेलते रहे हैं। और जो कामरान गुलाम है इनको ODI में भी शामिल किया गया था, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का भी हिस्सा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मैचेस नहीं मिले, लेकिन हमने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। हालांकि कामरान गुलाम आपके वेटरन प्लेयर थे, आपके मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते थे और उन्होंने थ्रू आउट अपना एक ग्लिम्स दिखाया भी था जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग खेली थी जब आपका ऊपर से टॉप ऑर्डर गिर गया था और आपकी वहाँ पे आके सेंटर में कामरान गुलाम ने आके आपको मैच वहाँ से बना के दिया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका थ्रू आउट क्या ये स्नैरियो बन रहा है। आपने अपने यंगस्टर्स को पहले इंडक्ट किया, फिर उसके बाद आपने उनको वैसे ही खिलाए बगैर बाहर कर दिया। अब हसीबुल्ला का कहाँ पे फ्यूचर है कोई नज़र नहीं आ रहा, हुरैरा का क्या फ्यूचर है कुछ पता नहीं है। आपने नए लड़के सलमान मिर्ज़ा ले लिया, आपने अब्बास अफरीदी ले लिया, आपने अब नए लड़के को इसमें ऐड ऑन कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब आपके क्या होगा अब मुझे नहीं समझ आती। हसन नवाज़ अब इस स्क्वाड में आ गए, इस कैटेगरी में आ गए हैं। फिर उसके बाद आपके हारिस इस कैटेगरी में आप शामिल होगा। तो यानी कि इस तरह की जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं या आपने लड़कों को लेके आना, फिर उसके बाद एकदम से अगले साल कॉन्ट्रैक्ट्स में निकाल देना, फिर उनको मैचेस भी ना मिले हो कि उन्होंने अपनी एबिलिटी यहाँ पे शो करवाई हो, तो फिर वो किस तरह लेके चलेंगे। और एक कैटेगरी की जब मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक कैटेगरी को क्यों ख़त्म किया गया, वो इस वजह से ख़त्म किया गया क्योंकि बाबर आजम एक कैटेगरी में स्टैंड नहीं करते तो बाकी फिर शोर मर जाना था और पूरी शायद
पूरा मीडिया कवरेज हर चीज़ बाबर आजम के फेवर में चली जानी थी कि बाबर आजम को एक कैटेगरी तो डिज़र्व करते हैं, इस वजह से उन्होंने एक कैटेगरी को उड़ा के रख दिया। तो ये हमारे जो कुछ फैसले हैं जो कि मुझे तो लगता है कि हम इस पर नज़रसानी कर सकते हैं कि हमें बाबर आजम के साथ किस तरह चलना है, रिजवान के साथ किस तरह चलना है और बाकी प्लेयर्स के साथ क्या करना है। अब आपने जो इतना बड़ा प्लेयर आपका और इतनी परफॉर्मेंसेस पास में और नंबर 1 T20 बैटर रह चुका है बाबर आजम, आपने उसके साथ इब्रार को भी शामिल कर दिया हुआ है, शादाब को भी शामिल कर दिया, आपने आगा को भी बीच में शामिल कर दिया है, तो ये समझ से बाहर है। और हसन अली प्लेयर जो कि अब कितने साल, 1.5 साल 2 साल के बाद कम बैक कर रहा है, तो आपने उसको भी बी कैटेगरी में बाबर आजम के साथ उसको ऐड किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये कोई जस्टिफाइड है, और ना ही मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बाबर आजम की कैलिबर का कोई प्लेयर अभी पाकिस्तान में मौजूद है जो उसके साथ कैटेगरीज को शेयर करे। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम के साथ ये कोई भी ऐसा प्लेयर है जो इनकी कैटेगरी में होना चाहिए था। इनको एक कैटेगरी एक ही बंदे को मिलनी चाहिए थी, वो बाबर आजम। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे डिटेल से बात होती रहेगी, जैसे ही हमारे पास और अपडेट्स आती हैं इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।